बेटा इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या मैं पढ़ा चुका हूं, तो सबसे पहले करंट क्या होता है पढ़ा चुका हूं। करंट क्या होता है बेटा मैं पढ़ा चुका हूं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो मैं पढ़ा चुका हूं। इसके बाद मैंने करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी क्या होती है ये पढ़ा चुका हूं। फिर मैं ओम्स लॉ के बारे में बता चुका हूं, इसके ग्राफ वगैरह भी बता चुका हूं। फिर मैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ये भी मैं बता चुका हूं। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस लास्ट क्लास में किया था। और इसके बाद एक और टॉपिक बता चुका हूं, टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी मैं करा चुका हूं। लास्ट में ही करा था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ये मैंने लास्ट टॉपिक कराया था। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस जिसमें हमने PYQs भी करे थे, ठीक है ना। तो इतने टॉपिक हमने कर लिए हैं, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हेडिंग डालो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है बेटा, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। चलो बच्चों आप बताओ V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ, जल्दी से देख लो, ये छोटा सा टॉपिक है। V इक्वल टू आई आर होता है बेटा। अब आप R को एक्सपैंड कर दो, तो R को एक्सपैंड करके आप क्या लिख सकते हो, रो एल बाई ए। रो क्या होता है पता है सबको, क्या होता है रो, रेजिस्टिविटी। ठीक है बेटा, I क्या होता है करेंट, ठीक है ना। V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यूनिट उसकी वोल्ट होती है। ठीक है, अब देखो बेटा थोड़ा सा इसमें चीजों को मैं चेंज करूंगा, बस रीसफल। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं V बाई एल आई बाई ए और इंटू रो, इंटू रो ऐसे लिख सकता हूं। देखो जरा V बाई एल इज इक्वल्स टू आई बाई ए इंटू रो। देखो L को इधर भेजोगे डिवाइड हो जाएगा, A की पोजिशनिंग L से हटा के I के नीचे कर दो। तो बेटा I बाई ए क्या होता है, कुछ याद आ रहा है, I बाई ए क्या होता है, I बाई ए क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है। I बाई ए क्या होता है, करंट डेंसिटी J। I बाई ए क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है, J होता है। और बच्चों V बाई एल अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, V बाई एल E के इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल। जैसे कोई कंडक्टर है, इधर ध्यान से सुनो, कोई कंडक्टर है बेटा, इसके दोनों टर्मिनल पे आप प्लस माइनस वोल्टेज लगा दो, तो कैपेसिटर में बता चुका हूं कि जो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो V बाई एल के इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है बेटा वो V बाई एल के इक्वल होगा। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है इस कंडक्टर के क्रॉस, और L क्या है, इस कंडक्टर का लेंथ है। इलेक्ट्रोस्टैट में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, बताई थी ना कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। लेकिन बेटा मैं अपनी ही बात को बाइकआउट करूंगा जब करंट होगा। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज मूव नहीं करते यार, उसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के क्रॉस नहीं लगाया रहता है जिससे चार्ज मूव करे। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं हो सकता। मतलब अगर यहां से बैटरी हटा दो, अब कंडक्टर रखा हुआ है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, जीरो। लेकिन अगर एक कंडक्टर आपने रखा बैटरी लगा दिया, तो उसके अंदर करंट फ्लो करेगा, अब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। अब कोई ये नहीं सोचेगा कि अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो बेटा देखो V बाई एल ई के इक्वल होता है और I बाई ए जे के इक्वल होता है, और ये रो है। तो बेटा यहां से J इज इक्वल्स टू, अगर मुझे लिखना हो तो लिख सकता हूं ना 1 बाई रो इंटू ई, 1 बाई रो इंटू ई। बच्चों 1 बाई रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी। आपने पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में भी, 1 बाई रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो बेटा यहां से फॉर्मूला हो जाता है J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, एक फॉर्मूला हो जाता है J इक्वल टू सिग्मा ई। दिस इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। बेटा ये आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है।
सॉरी ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माय मिस्टेक। सिग्मा इज कंडक्टिविटी। बेटा वन सिग्मा क्या है, अरे मैं कूलम्स लॉ बोल गया। सिग्मा क्या है, 1/रो। बेटा रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। और सिग्मा क्या है बेटा, कंडक्टिविटी। सिग्मा इज कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, it is a vector form of Ohm's law. J equal to sigma is the vector form of Ohm's law. बच्चों डिफाइन कंडक्टिविटी, हाँ यूनिट क्या होगी कंडक्टिविटी की, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसका कितना होगा, ओम मीटर होता है तो इसका यूनिट कितना होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को साइमन भी कहते हैं, साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसको ओम इनवर्स को साइमन भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत? तो ये याद रखना J इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। आगे चलूं, सबने लिख लिया था ना पीछे होगा, ठीक है। देखो बच्चों इधर, अगर मैं J और सिग्मा का, ये J है इधर और इधर E है, इसका मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, J और E का ग्राफ प्लॉट करता हूं तो इसका स्लोप क्या देगा, J और E का ग्राफ प्लॉट करता हूं तो इसका स्लोप क्या देगा। तो स्लोप के लिए मैंने शॉर्टकट क्या बताया था कि y एक्सिस पे जो है, x एक्सिस पे जो है उसको डिवाइड करके देखो, J अपॉन E आएगा ना, तो J अपॉन E क्या होता है, सिग्मा होता है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, और इस ग्राफ का जो स्लोप है, अरे कॉमन सेंस से देखो, tan थीटा, और वो किसके इक्वल होगा, वो सिग्मा के इक्वल होगा, कंडक्टिविटी के, ठीक है। तो दो कंडक्टर का अगर ग्राफ आपको दे दे तो जज करने आपको आना चाहिए बेटा कि किस कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है ज्यादा है। अब ये सब कॉमन सेंस है, इनको चेक करो, अपने से बना लिया करो फॉर्मूला। जैसे अगर डायरेक्ट ऐसे, जैसे कोई रिलेशन है A इक्वल टू बी इंटू सी, अगर ये दोनों क्वांटिटी है तो ये बीच वाली क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी। या ऐसे भी देखो A बाई सी, अगर आप A और C का ग्राफ दिया हो, A और C का ग्राफ दिया हो तो डिवाइड करोगे तो A बाई सी B के इक्वल है, तो B क्या देगा, स्लोप देगा। मैंने बताया था ना कि स्लोप निकालने के लिए आपको यूनिट को डिवाइड करके देखना चाहिए, और एरिया निकालने के लिए यूनिट को मल्टीप्लाई करके कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, तो आप इस तरह से निकाल करके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। हेडिंग डालो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। बेटा ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है बच्चों, ग्राफ बताया था टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी वाला, याद है ना सबको। कॉपर के लिए बताया था, नाइक्रोम के लिए बताया था, एलॉय के लिए बताया था, और एक कंडक्टर सेमीकंडक्टर के लिए बताया था। किसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है, किसके लिए होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, सेमीकंडक्टर के लिए। बेटा नेगेटिव होने का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी डिक्रीज, मतलब रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है, और बाकी सारी केसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है। अरे याद नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करो, कैसे काम चलेगा बताओ। नोटबुक अच्छा बनाओ और इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, यही फिजिक्स में सक्सेस पाने का मंत्र है। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, बेटा इसमें 4 तरीके की लिमिटेशन बताई जाएगी। पहला लिमिटेशन लिखो, 4 या 3 बताएंगे। पहला लिमिटेशन लिखो, V stops to be proportional, V stops to be proportional, हाँ stops to be proportional, या C's लिख लो, V stops to be proportional to I, V stops to be proportional to I। मतलब हम ये देख रहे हैं कि कितने तरीके के वायलेशन हो सकते हैं। V stops to be proportional to I, V stops to be proportional to I। देखो बेटा,
वायलेशन कितने तरह से ओम्स लॉ के हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला वायलेशन होता है कि ये वी आई एक दूसरे के प्रोपोर्शनल लो, मतलब ग्राफ ऐसे न जाके, ग्राफ यहां तक ऐसे जाए, फिर आगे जाके ग्राफ इस तरह से हो जाए, ठीक है ना, आगे जाके ग्राफ इस तरह से ऐसे हो जाए। तो बेटा ये डेविएशन फ्रॉम ओम्स लॉ हुआ। ओम्स लॉ में ग्राफ तो स्ट्रेट जाता है, लेकिन यहां पे ऐसा, तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कब होता है? तो जैसे बेटा कई बार आप जब किसी कंडक्टर को किसी डिवाइस में लगाते हैं तो हीट होता है, हीट होता है ना, तो हीट होने पर उसका रेजिस्टेंस क्या करता है, चेंज होता है। तो बेटा जब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो वी आई ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। तो वही बता रहा है कि अगर वोल्टेज और करंट बहुत बढ़ जाएगा तो एक मोमेंट के बाद वो ओम्स लॉ से डेविएट करेगा, ठीक है ना। तो ये पहला तरीके का वायलेशन है ओम्स लॉ का। तो टेम्परेचर बढ़ने पर वो डेविएट हो जाता है, वोल्टेज या करंट बढ़ने पर वो डेविएट हो जाता है अपने स्ट्रेट ग्राफ से। समझ में आया ना? ये ग्राफ बना लो, बनाना पड़ेगा। बेटा ये आइडियल बिहेवियर है ना, ये आइडियल बिहेवियर है, ये नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल है, ठीक है ना। या मैं बोल सकता हूं बेटा ये आइडियल किसके लिए, ओम्स लॉ के लिए। तो जो कंडक्टर होगा इसको कहते हैं बेटा ओमिक कंडक्टर। जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन कंडक्टर का नाम क्या होता है, ओमिक कंडक्टर। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर सकते, फॉलो नहीं करते हैं, उन कंडक्टर का नाम क्या होता है बेटा, नॉन ओमिक कंडक्टर। जैसे सेमी कंडक्टर क्या होता है, नॉन ओमिक होता है, आगे बता देंगे आप। ओमिक मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन कंडक्टर को बेटा हम लोग ओमिक कंडक्टर कहते हैं, और ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उन कंडक्टर को हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं बेटा, ठीक है। ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। अगला चलो नेक्स्ट, दूसरे तरह का वायलेशन लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वी आई ग्राफ लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वी आई ग्राफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वी आई ग्राफ चेंजेस ऑन चेंजिंग द पोलैरिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वी आई ग्राफ चेंजेस ऑन चेंजिंग द पोलैरिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वी आई ग्राफ चेंजेस ऑन चेंजिंग द पोलैरिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वी आई ग्राफ, वी ऐसे लिख लो, वी आई ग्राफ, characteristics of VI graph changes on changing the polarity, on changing the polarity, characteristics of VI graph changes on changing the polarity। हो गया? देखो बच्चों, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे कुछ डिवाइस है, जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है बेटा, उसका ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो चाहे करंट आप ए से बी भेजो, चाहे करंट आप बी से ए भेजो, इसका नेचर सेम रहेगा, ठीक है ना। मतलब जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होंगी। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी डिवाइस होते हैं कि जब ए से बी भेजोगे तो उनकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी, और बी से ए भेजोगे तो उनकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी। बेटा ऐसा ही एक डिवाइस होता है डायोड, ठीक है ना, जिसका ग्राफ हम अभी आपको बताएंगे, तो ग्राफ ही बनाएंगे बेटा। एक ऐसा ही डिवाइस होता है डायोड। डायोड आपके फोन के चार्जर में होता है, और डायोड हम जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर डायोड हमें पढ़ना है, लेकिन अभी बस उसका ग्राफ बना रहे हैं। तो अगर अभी फॉर द टाइम बिंग आपके स्कूल में एग्जाम आएगा तो ये ग्राफ बनाना है आपको, अगर ग्राफ थोड़ा कम भी समझ में आएगा, बाकी ये ग्राफ आपको प्रॉपर आ जाएगा जब आप सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो बच्चों यहाँ पे करंट ड्रॉ करते हैं, तो करंट होता है यहाँ मिली एम्पियर में, यहाँ वोल्टेज होता है, यहाँ नीचे करंट होता है माइक्रो एम्पियर में, और ये ग्राफ कुछ ऐसे आता है। ये ग्राफ है बच्चों डायोड का, सेमीकंडक्टर डायोड का। ये ग्राफ है सेमीकंडक्टर डायोड का, ये ग्राफ है। हाँ अच्छा, यहां देखो कुछ 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 दूर तक ये जीरो जाएगा, जीरो जाने के बाद अचानक उठेगा लेफ्ट साइड में बेटा, ये इस लाइन के थोड़ा सा नीचे चलेगा, मतलब जो जीरो वाली लाइन है उसके नीचे चलेगा।
हाँ फिर ऐसे सीधा मतलब थोड़ा सा स्लैंटेड कर लेना, थोड़ा सा स्लैंटेड करके नीचे जाएगा, ठीक है ना। ये सब चीजें हाँ लिमिटेशन दूसरी है कि मतलब ऐसे भी डिवाइस है जो ओम्स लॉ को एकदम खराब कर देते हैं, हालत खराब कर, जैसे ओम्स लॉ कहता है कि अगर ओमिक कंडक्टर होगा तो आप उनको टर्न कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं फर्क पड़ेगा। ऐसा भी कोई डिवाइस होता है डायोड, इसका नाम है डायोड। डायोड जैसे हार्ट में वॉल्व होता है ना, बाई वाले जो है, हार्ट में वॉल्व होता है जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को अलाउ करता है, ब्लड का फ्लो एक ही डायरेक्शन में जाता है। वैसे डायोड इलेक्ट्रिकल वॉल्व होता है, जहां लग जाता है वो एक ही डायरेक्शन में करंट जाने देता है। तो जैसे सोलर पैनल आप लगाते हैं ना घर में, सोलर पैनल और बैटरी, तो बैटरी में डायोड लगा होता है प्लस माइनस, तो बस करंट सोलर पैनल से इसके अंदर आ सकता है, ठीक है ना, बैटरी का करंट पैनल में नहीं जा सकता है। तो ये क्या होता है, डायोड क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वॉल्व होता है, वो एक डायरेक्शन ऑफ फ्लो को अलाउ करता है। मतलब डायोड का कभी स्ट्रक्चर देखोगे रियल लाइफ में, उसका इस तरह से एक डिवाइस होता है डायोड, मतलब ऐसे बना होता है, मैं दिखा भी दूंगा, है मेरे पास पड़ा हुआ, ठीक है ना। बाकी सिंबल के फॉर्म में बात करोगे तो डायोड का ये सिंबल होता है, तो इधर से इधर करंट जाने देता है, लेकिन इधर से इधर करंट रोक देता है, ठीक है ना। तो जहां भी हमें ऐसा जरूरत है कि करंट एक ही डायरेक्शन में जाए, वहां पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, डायोड का। तो देखो बेटा, वैसे मैं यहां बनाया नहीं है मैंने, यहां वाला वोल्टेज कम होता है, जब आप इसको बैक साइड से कनेक्ट करते हो ना तो करंट एकदम जीरो के बराबर होता है, देख रहे हो ना, करंट जीरो है। जब आप उसको सीधा कनेक्ट करोगे तो करंट ज्यादा है, जब आप उसको उल्टा कनेक्ट करोगे तो करंट एकदम जीरो के पैरेलल चल रहा है। लेकिन अगर तुम वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो उसके एक समय हैसियत के बाहर हो जाएगा और वो फूट पड़ेगा उल्टे डायरेक्शन में। तो अभी के लिए बस थोड़ा थोड़ा समझो कि बस वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है, सेकेंड टाइप का वायलेशन ऐसा है। बाकी ये सब चीजें हम सेमीकंडक्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे, तो अभी परेशान कोई भी मत हो। इसमें दो तरीके का रेक्टिफायर होता है, चार्जर में कौन सा होता है, फोन के चार्जर में आपके यही होता है, डायोड ही होता है। दुनिया में जितने भी तरह के एसी टू डीसी कन्वर्टर है, कोई भी चार्जर फोन का, लैपटॉप का, सब में डायोड का इस्तेमाल होता है। डायोड इज द इलेक्ट्रिकल वॉल्व, इलेक्ट्रिकल वॉल्व है, एक डायरेक्शन में बस करंट को अलाउ करता है, ठीक है ना। तीसरे तरीके का वायलेशन लिखो बच्चों, तीसरे तरीके का वायलेशन, तीसरे तरीके का लिखो, लिखो करंट डिक्रीजेस, तीसरे तरीके का लिखो, करंट डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज, 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 ठीक है ना, करंट डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज। देखो बच्चों, मैं एक और ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, देखो, ठीक है बेटा, देखो करंट, एक और ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूं यहां पे, ये ग्राफ देखो इस तरीके से एक है, ठीक है ना, ये ग्राफ इस तरीके से बेटा, ये ग्राफ है गैलियम आर्सेनाइड का, ये सब एनसीईआरटी का है, मैं बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, और ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के हैं। तो कोई भी ये मत समझना है कि मैं कुछ अलग से पढ़ा रहा हूं या बाहर का हाईटेक पढ़ा रहा हूं, सारे पॉइंट्स देखोगे, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ करके एनसीईआरटी के अंदर सब ग्राफ मिलेगा। ये गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ है, गैलियम आर्सेनाइड, बेटा ये सेमीकंडक्टर होता है, गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ है, और ये सेमीकंडक्टर होता है, याद रखना, इट इज ए सेमीकंडक्टर, जैसे ये सेमीकंडक्टर है, गैलियम आर्सेनाइड ये एक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है ना, गैलियम आर्सेनाइड। तो देखो बच्चों यहां पे देख लो, अच्छा बता रहा हूं, बना लो ग्राफ, गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ है और सेमीकंडक्टर, गैलियम आर्सेनाइड इज ए सेमीकंडक्टर। तुम बताओ, ये ओमिक है क्या, नॉन ओमिक है बेटा, नहीं फॉलो कर रहा है। डायोड ओमिक है क्या, नॉन ओमिक है, नहीं कर रहा है फॉलो। जितने भी सेमीकंडक्टर हैं उनका ओम्स लॉ से दुश्मनी है, इतना समझ लो, ओम्स लॉ से दुश्मनी, एकदम फॉलो नहीं करना ओम्स लॉ को, जितने भी सेमीकंडक्टर है ओम्स लॉ को बिल्कुल फॉलो नहीं करना, ठीक है ना बेटा। गैलियम आर्सेनाइड है, इधर ध्यान दो, सबने लिख लिया, सबने बना लिया, अब इधर ध्यान दो थोड़ा, देखो बेटा,
इधर मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो करंट बढ़ रहा है, आप देख रहे हो ना बेटा, वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो करंट बढ़ रहा है ना बेटा। अगर वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ रहा है तो इस रीजन का रेजिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव। और वैसे भी देख लो बेटा, यहां वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, करंट बढ़ रहा है, इस रीजन का रेजिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन बेटा यहां मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, करंट घट रहा है, देख रहे हो नहीं बेटा। ऐसा रीजन, ये देखो जैसे मैं पॉइंट कर दूं ए बी सी, बेटा ऐसा रीजन मिलेगा जिसमें मैं अगर वोल्टेज बढ़ा रहा हूं इस रीजन के बाद तो करंट कम हो रहा है, ना। तो बेटा इट इज द रीजन ऑफ पॉजिटिव रेजिस्टेंस। बेटा ए बी, इसमें जो ए बी है ये पॉजिटिव रेजिस्टेंस का रीजन है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस का रीजन है, ठीक है ना बेटा। इसमें बी से लेकर सी जो है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन है, नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन है। क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग शोज नेगेटिव रेजिस्टेंस, ठीक है ना। विच आर द फॉलोइंग मटेरियल, विच आर द फॉलोइंग डिवाइस शोज नेगेटिव रेजिस्टेंस, सारा ऑप्शन रहेगा, उसमें गैलियम आर्सेनाइड भी रहेगा, टिक कर देना। गैलियम आर्सेनाइड ऐसा सेमीकंडक्टर है जो कि नेगेटिव, ऐसा मटेरियल है जो कि नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो करता है बेटा। नेगेटिव रेजिस्टेंस किस रीजन में शो करता है, बी से लेकर सी तक रीजन में, ए से लेकर बी तक के रीजन में क्या शो कर रहा है, वो पॉजिटिव रेजिस्टेंस शो कर रहा है। समझ में आ रहा है, लिख लो इसको। ठीक है ना बेटा, याद रखना गैलियम आर्सेनाइड एकमात्र ऐसा डिवाइस है, मतलब ऐसे बहुत भी होंगे लेकिन आपके सिलेबस में एकमात्र ऐसा डिवाइस है जो नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं विच आर द फॉलोइंग डिवाइस शोज नेगेटिव रेजिस्टेंस, या मैं डायरेक्ट बोलूं नेगेटिव रेजिस्टेंस कौन शो करता है, तो आप डायरेक्ट बताएंगे कौन शो करता है, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड शो करता है बेटा, ठीक है ना। बस देख रहा हूं कि कोई पॉइंट छूटा तो नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। ठीक है बेटा, बस ठीक है ना। नेक्स्ट चलो, समझ में आ रहा है, वायलेशन ऑफ ओम्स का सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है यहां तक किसी को। अगला लिखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। हाँ नया टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। देखो इट इज द एवरेज वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी, it is the average velocity of groups of the group of electrons, it is the average velocity of the group of electrons, it is the average velocity of group of electrons, of group of electrons when electric field, when electric field, when electric field is applied across, when electric field is applied across the conductor, it is the average velocity of group of electrons when electric field is applied across the conductor, electric field is applied across the conductor, ठीक है बेटा, when electric field is applied across the conductor, ठीक है, डन। अब इधर सुनो, समझो इसको ध्यान से, पहली बात जैसे बच्चों मान लो कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, ठीक है बेटा, इस कंडक्टर क्यों है, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ठीक है ना। कंडक्टर इसलिए नहीं, ये मत बोलना कि कंडक्ट करते हैं, वो तो पता है, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो तो पता है ना, वो तो। लेकिन बेटा अगर मान लो मैंने इस कंडक्टर को कभी कनेक्शन नहीं किया है, इसके अंदर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा एक तरीके की बॉन्डिंग होती है जो आपके सिलेबस में नहीं, उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है ना। एक बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। तो मेटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के सरफेस पे कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो इधर जा रहा है,
एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नहीं करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो है तो सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन जब रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा, तो इनके ग्रुप की एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। जैसे बेटा कोई लेफ्ट में जा रहा है, कोई राइट में जा रहा है, तो उस ग्रुप की एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? जीरो। तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इन सारे वेक्टर का, अगर मुझे इन सारे इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो बेटा एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा? मान लो n इलेक्ट्रॉन है तो u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर टिल प्लस un वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? जीरो। इनका एवरेज निकालने का फॉर्मूला डिवाइडेड बाई n इज इक्वल्स टू जीरो। अरे एवरेज ऐसे ही तो निकलता है ना, टोटल सम करते हो और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर करते हो ना। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो बेटा ये सिग्मा, याद है ना आपको ये वाला सिंबल, तो इसको लिख सकता हूं ना सिग्मा u अपॉन n इज इक्वल्स टू जीरो। बेटा ये दोनों चीज सेम लिखी हुई है। मैथ्स भूल गया हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये दोनों चीज सेम लिखी हुई है। बस यहां होता है आई गोइंग फ्रॉम 1 टू n। अब यहां ui लिखा होता है, ये i इक्वल टू 1 होता है और ये n होता है। अरे बात एक ही लिखा हुआ है ना। अरे सिग्मा का साइन होता है, ये सेम चीज लिखा हुआ है। तुम्हें दिक्कत हो रहा है तुम वो लिख लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें दिक्कत हो रहा है ये लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, वो तो मैंने समझाने के लिए बोला था। इतना कष्ट थोड़ी करना है जीवन में। अरे ये तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, कैसे 10th पास हो गए? ये नहीं, ऐसा कभी मिला नहीं तुम लोगों को, ऐसा कुछ मिला नहीं। कैसी कैसी बात कर रहे हो यार तुम लोग? बहुतों को नहीं आ रहा है, सब देख रहे हैं कि पता नहीं क्या लिख दिया। अरे आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा है ना, सिग्मा है यार। ठीक है, देखो इधर, अब इसको विजुअलाइज करना हो तो जैसे मान लो एक रूम है, ये कमरा है, इधर ध्यान से सुनो, इस कमरा है, इस कमरे में पूरे मच्छर भरे हो। गधा विजुअलाइज करने के लिए बता रहा हूं, बढ़िया विजुअलाइज होगा इससे। इस कमरे में मान लो बाहर चले जाओ, पूरे मच्छर भरे हुए हो। मच्छर भरे हैं तो मच्छर कैसे मोशन करेंगे, विजुअलाइज कर सकते हो? अरे विजुअलाइज कर सकते हो ना बेटा। क्या होगा, दुखी मत हो, दिव्या हाथ हटाओ। बेटा मच्छर कैसे मूव करते हैं, मच्छर कैसे मूव करेंगे, विजुअलाइज कर सकते हो ना? अरे जैसे ये मूव कर रहा है रैंडम, तो बेटा रैंडम जब मूव करेंगे तो उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? जीरो आएगी। एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगी। अब उसके बाद क्या करो कि एक किसी वॉल पे फैन चला दो बड़ा सा, ठीक है, मच्छर भरे हुए हैं, एक किसी वॉल पे फैन चला दो, तो क्या मच्छर स्ट्रेट लाइन में जाने लगेंगे? नहीं, अभी भी रैंडम जाएंगे, लेकिन उनकी ग्रुप की वेलोसिटी आपको आगे जाते हुए दिखेगी, फैन से दूर जाते हुए दिखेगी। दिखेगी ना बेटा? उनका जो आपको ग्रुप है, उस ग्रुप की वेलोसिटी आपको फैन से दूर जाती हुई दिखेगी। अरे विजुअलाइज करो थोड़ा। अरे विजुअलाइज हो रहा है? अरे फैन चलाओगे तो उनके ग्रुप की वेलोसिटी फैन से दूर जाते हुए दिखेगी ना। तो बेटा वो जो ग्रुप वेलोसिटी है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वैसे ही अगर कंडक्टर है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो रैंडम डायरेक्शन में मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। अब बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर दिया, तो जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करूंगा बेटा, इनका रैंडम डायरेक्शन के अलावा एक डायरेक्शन में मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उनके ग्रुप ऑफ वेलोसिटी का मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटा मान लो किसी ith इलेक्ट्रॉन को हम लोग अभी एनालिसिस करते हैं। लेट द वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन बी vi, ठीक है ना? फाइनल वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन भी vi। तो देखो बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल होगा? इधर बात मत करो,
बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आपने ऑन किया, ऑन करने के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई vi, एक ith वाले इलेक्ट्रॉन की। तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा समेशन ऑफ vi अपॉन n। अरे समझ रहे हो क्या लिखा हूं? v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर प्लस vn वेक्टर डिवाइडेड बाई n वेक्टर। तो बेटा वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करने के बाद जो ग्रुप वेलोसिटी है वो जीरो नहीं आएगी। तो बेटा जीरो नहीं आएगी तो क्या आएगी? तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। तो बेटा ये तब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ रहा है? ये तब है बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जब फैन चला दोगे तो कुछ ना कुछ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी ना, एवरेज वेलोसिटी आएगी ना। तो उस समय जो सारे इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ बेटा, अब इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाते हैं बेटा। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताना? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? उससे पहले सबको एक फॉर्मूला पता है, F इक्वल टू कितना होता है बच्चों? QE। वो भी होता है लेकिन F इक्वल टू QE होता है, सबको पता है। और बेटा ये वेक्टर फॉर्म में होता है। तो अब इस केस में फोर्स कितना होगा? फोर्स होगा F इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई। बच्चों ये क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? कि अगर आपने प्लस यहां लगाया है और माइनस यहां है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कैसे होगी? ऐसे होगी। तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? इधर की तरफ मूव करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे भी कॉमन सेंस लगाओ, इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ जाएंगे, माइनस की तरफ क्यों जाएंगे? ठीक है ना? तो और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे लगता है? प्लस से माइनस। तो यार इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे साइन क्या आया है? माइनस। और आपको Q को, चार्ज को साइन के साथ रखना होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन था तो मैंने क्या रखा है? माइनस ई। तो F इक्वल टू माइनस ई इंटू ई होगा। ठीक है? तो बेटा F इज इक्वल्स टू क्या होता है? M इंटू ए इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई। तो बेटा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस ई इंटू ई अपॉन एम। बोलो बेटा F इक्वल टू क्यू होता है और F इक्वल टू एम भी होता है। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? माइनस ई इंटू ई अपॉन एम। क्या हुआ? क्या दिक्कत है इसमें? कोई तो दिक्कत नहीं है। क्या हुआ एंजल? नहीं आ रहा है समझ में? बेटा एक्सेलरेशन क्लियर है सबको? एक्सेलरेशन ये कैसे आया? क्लियर है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो A बराबर कितना हो जाएगा? माइनस ई इंटू ई अपॉन एम। इतना नोट कर लो, फिर आगे बताता हूं। जल्दी कर लो बेटा। बेटा यहां E इक्वल टू जीरो लिख लेना कि यहां जब इसको जीरो किया है तो E इक्वल टू जीरो। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब होता है जब E जीरो नहीं हो। लिख लिया? लिख लिया बेटा? क्यों हंस रहे हो तुम लोग इतना ज्यादा? अलग अलग बैठो, उठो तुम वहां से, चलो इधर बैठो। नहीं चलो उधर बैठो। एसी से क्या मतलब? पढ़ने आए तो एसी लेने आते हो? घर रहो फिर, इधर आओ। अलग बैठना। कल से मेरी कोई भी क्लास अब आगे होगी तो साथ मत बैठना तुम दोनों। उठो चलो इधर। हर समय हंसना है बस। पढ़ाई लिखाई एक अक्षर नहीं, हंसना ऊपर से। ठीक है बच्चों? क्लियर है? अभी डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक डेरिवेशन इसी के बेस्ड होती है और पूरा डेरिवेशन मिला के 5 नंबर में आ सकता है, न्यूमेरिकल इंक्लूड करके।
तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान से समझो, आराम से समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे चीजें विजुअलाइज करके बता रहा हूँ। ये समझ में आया बच्चों सबको यहां तक? अब इसके बाद देखो, एक्सेलरेशन निकल गया, तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का ith इलेक्ट्रॉन के लिए मैं बच्चों अगर एक रिलेशन लिखूं, एक इक्वेशन अपने पढ़ा है v इक्वल टू यू प्लस at, पढ़ा है बेटा? तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन, अच्छा वो रिलेशन आप कब यूज कर सकते हो? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो बेटा देखो एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट है, कैसे? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है v बाई एल। तो बेटा जो बैटरी लगाई है हमने वो कांस्टेंट है। m क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है? कांस्टेंट है। तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस at वेक्टर। तो यहां मैं ith इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहा हूं, तो vi इज इक्वल टू यू आई प्लस at, ऐसे लिख सकता हूं a इंटू टी आई। vi वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यू आई वेक्टर प्लस a इंटू टी आई वेक्टर, लिख सकता हूं नहीं? अरे कौन सा रिलेशन याद है ना, v इक्वल टू यू प्लस at। अब देखो बेटा ये टी आई क्या है? तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, जब वो चलता है तो जिगजैग चलता है। जिगजैग चलता है मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे था, फिर आगे जाके कुछ दूर बाद ये फिर किसी से टकरा जाएगा, टकराने के बाद ऐसे जाने लगेगा, फिर आगे टक्कर हो जाएगा, फिर आगे जैसे चला जाएगा, तो जिगजैग चल रहा है। तो बच्चों दो टक्कर के बीच में जो टाइम है वो टी आई है, समझ में आया ना? तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट होने का कितना टाइम मिलेगा? जो दो टक्कर के बीच का टाइम है। और उस समय कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा? तो उतने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा। तो मान लो कोई ith वाला इलेक्ट्रॉन है, ith मतलब जैसे 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है, तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को हम अभी देख रहे हैं, उसका नाम हमने दे दिया कि ith इलेक्ट्रॉन। तो उस ith इलेक्ट्रॉन की मान लो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ui बेटा, तो उसका फाइनल वेलोसिटी ti टाइम बाद, यानी जब वो इससे टकराने जा रहा है उससे जस्ट पहले कितना होगा? तो ये रिलेशन से लिखा जाएगा, ठीक है ना? तो बेटा अब इसे वैल्यूज पुट कर दो, वी आई इज इक्वल टू कितना होगा? यू आई प्लस ए की जगह क्या पुट कर दो? ई अपॉन एम इंटू टी आई। अब बेटा दोनों तरफ एवरेज ले लो, बाई टेकिंग द एवरेज ऑन बोथ साइड, बाई टेकिंग एवरेज ऑन बोथ साइड, बाई टेकिंग एवरेज ऑन बोथ साइड। क्योंकि बेटा एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमें तो निकालना नहीं है, हमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो निकालना नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। तो बाई टेकिंग द एवरेज ऑन बोथ साइड, तो बेटा इधर का एवरेज क्या लिखा जाएगा? वी आई अपॉन एन, एवरेज लिखा जाएगा तो सबका जोड़ा जाएगा अपॉन एन। इधर का एवरेज क्या लिखा जाएगा बेटा? यू आई अपॉन एन। और बेटा देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एवरेज के बाहर आ जाएगा, जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बाहर आता है तो कांस्टेंट एवरेज के बाहर आ जाएगा। तो बेटा कांस्टेंट जब एवरेज के बाहर आएगा तो ई अपॉन एम, और यहां हो जाएगा टी आई अपॉन एन, टी आई अपॉन एन। बेटा ये बाहर क्यों आया? क्वेश्चन अगर किसी के मन में आए तो बेटा ये बाहर इसलिए आया क्योंकि ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट था इसलिए ये बाहर आ गया। बच्चों वी आई अपॉन एन क्या लिख सकते हो इसको? अभी बताया था वी आई अपॉन एन को आप क्या लिख सकते हो? वीडी। और यू आई अपॉन एन को आप क्या लिख सकते हो? जीरो, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन होने से पहले का था ना बच्चों। यहीं से फॉर्मूला बनता है वीडी इज इक्वल्स टू जीरो माइनस ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ। जो टाइम का एवरेज होता है बेटा उसे टाउ कहते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टक्कर खा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ा लेट टक्कर खा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन तुरंत टकरा गया, कोई इलेक्ट्रॉन कुछ देर बाद टकराया, तो सबका टी आई अलग अलग होगा ना। तो सारे टी आई का जो एवरेज है वो क्या है? टाउ। तो बेटा यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपको फाइनल फॉर्मूला बना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। दिस इज योर फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है? बेटा ऐसा मान सकते हो इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव करता है। इट इज द वेलोसिटी विद विच एन इलेक्ट्रॉन मूव इनसाइड ए कंडक्टर, आप ऐसा मान सकते हो। समझ में आ रहा है? डन। टाउ इज द टाउ, यहां पे अगर जिसको लिखना है सब लिख लेगा। वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है बेटा, कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्मॉल एम क्या है? मास ऑन इलेक्ट्रॉन है या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 9.1 लिखवा दो क्या?
ई की वैल्यू सबको पता है ना, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम, -19 कूलम। ठीक है बेटा, कैपिटल ई आपको क्वेश्चन में गिवन होगा या V बाई एल करके आप निकालेंगे, V बाई एल करके निकालेंगे या क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ई क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट 2 बार बता चुका, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 यूनिट बता चुका हूं, N/C और वोल्ट पर मीटर, N/C और वोल्ट पर मीटर। M क्या है बेटा, M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास है, M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इन केस अगर किसी को नहीं पता हो तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 9.1 इंटू 10⁻31 kg इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बेटा इसके बाद टाउ क्या है, तो टाउ इज द इसका नाम होता है बेटा, वैसे आप समझ चुके हैं, ये रिलैक्सेशन टाइम है, ये रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम है ना। डेफिनेशन लिखेंगे इसका हम लोग, रिलैक्सेशन टाइम का। ये सब लिखने के बाद रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन लिखना है, हालांकि आपको पता है लेकिन फिर भी बताएंगे। रिलैक्सेशन टाइम, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है बेटा, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए रिलैक्सेशन टाइम की, लिख लिया सबने, रिलैक्सेशन टाइम लिखिए, उसकी डेफिनेशन लिखिए बेटा। इट इज द एवरेज टाइम, it is the average time between two successive, it is the average time between two successive collisions of electron, it is the average time between two successive collision of electron, it is the average time between two successive collision of electron। बेटा इलेक्ट्रॉन के दो लगातार टक्कर के बीच में उसको एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना टाइम मिल रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। जैसे बताया ना, एक इलेक्ट्रॉन का अगर ये पाथ ड्रॉ किया गया तो बेटा ये दो टक्कर के बीच में जो उसको ऑन एन एवरेज टाइम मिल रहा है, तो बेटा हर इलेक्ट्रॉन का ये अलग अलग होगा। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि वो पोजीशन उसकी कहाँ है, अगला इलेक्ट्रॉन कितना दूर है, तो ये सबका अलग अलग होगा, लेकिन ये जो आपका निकला है वो एवरेज है। अच्छा एक बात बताओ, अगर टक्कर जल्दी जल्दी होगा तो एवरेज डिक्रीज या टाउ की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, टक्कर जल्दी जल्दी, यार बताओ टक्कर जल्दी जल्दी हो रहा है तो टाउ घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। बेटा रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा अगर दो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराएंगे। तो अगर किसी कंडक्टर को हीट कर दिया जाए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, अगर जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये याद रखना, डायरेक्ट 1 नंबर में आ सकता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, जल्दी जल्दी टक्कर होता है इसीलिए बेटा रिलैक्सेशन टाइम आपका क्या करता है, डिक्रीज करता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछते हैं, चलो क्वेश्चन बेटा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं किसी को। अच्छा एक और बात बच्चों, वहां पे लिख लेना ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो टिपिकली कितनी होती है। तो बच्चों ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है ना, इसकी जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड और 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, इसकी वेलोसिटी जो होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। या बेटा ऐसे कभी इक्वल टू की जगह ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली होता है, अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होता है 10⁻⁻⁴ या 10⁻⁻⁵, ये उसके इक्वल होता है किसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू। अब बेटा जैसे एक बच्चे थे, उसमें एक बच्चा है हमारा पढ़ा आयुष्मान, तो उसने बाहर जाके एडमिशन लिया, ठीक है ना। तो उस कॉलेज में जब प्रोफेसर आया तो उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं मेटल के अंदर वो लाइट की स्पीड से चलते हैं, जैसे ही आप बटन दबाते हो लाइट ऑन हो जाता है, फैन ऑन हो जाता है। तो उस बच्चे ने बोला, क्योंकि हम जैसे आपको पढ़ा रहे वैसे उनको भी पढ़ाया था, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है, बहुत कम होता है। तो फिर ये उनका सवाल था, तो उसने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं सर आप गलत बता रहे हो, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है, यानी बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर के अंदर बहुत, तो उसने बाद में जाके लेटर ऑन बोला कि ठीक है मैं चेक करके बताऊं।
तो उसने बताया कि हाँ ये सही है कि इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर के अंदर बहुत स्लो मूव करता है। तो फिर सवाल ये है कि वो तुरंत कैसे जैसे बल्ब दबाते हो या बटन दबाते हो, फैन कैसे ऑन हो जाता है, लाइट कैसे ऑन हो जाती है। तो बच्चों अगर इसका इसका एक इफेक्ट समझो, जैसे एक के बाद एक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अरेंज है, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ धक्का मारूंगा तो डायरेक्ट ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं हो जाएगा, बाहर हो जाएगा ना। तो कंडक्टर के अंदर यही फंडा चलता है। कंडक्टर के अंदर ऐसा नहीं होता कि जब आप बटन दबाते हो तो इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां गया। बेटा इलेक्ट्रॉन तो बहुत स्लो मूव करता है, बहुत स्लो। 10⁻⁻⁴ कुछ नहीं है, मतलब अगर देखो 0.00001 मतलब 0.001 इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन बहुत स्लो मूव करता है, लेकिन जब जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं कोई डिवाइस कैसे जल्दी चल जाता है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आगे रहते हैं, तो थोड़ा इंपैक्ट यहां क्रिएट करोगे, अगले वाले पे डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। देखा होगा ना, जैसे स्नूकर वगैरह होता है, यहां मारोगे तो तुरंत अगला ये वाला बाहर आ जाता है, मतलब विद इन, कोई ऐसा थोड़ी होता है कि टाइम लगता है। तो आप समझ रहे हैं ना। तो अगर आपको ये कोई बोले कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कंडक्टर के अंदर बहुत ज्यादा होती है बच्चों, तो नहीं होती है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत कम होती है, फिर भी तुरंत एक्शन होता है, करंट का तुरंत एक्शन होता है, रीजन की इलेक्ट्रॉन लगातार एक के बाद एक अरेंज। क्लियर सबको, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टायर्ड हो गए आप लोग, मैथ्स की क्लास, फिजिक्स की क्लास समझ आए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको समझना भी आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चलूं? हाँ नहीं, ठीक है, तो रिवाइज कर लेना। बाकी मैं डीपीपी कल करंट की एक साथ दे दूंगा, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको एक साथ में जनरेट कर दूंगा। बहुत सारे लोगों की पीछे डीपीपी हो नहीं पाई होंगी। डीपीपी इज ए फॉरगॉटन स्टोरी बेटो, डीपीपी इज ए फॉरगॉटन स्टोरी। जितने भी लोगों के बच्चों कर लो थोड़ा सा। अब पेपर वगैरह ऐसा आ रहा है कि क्या कर सकते हो, टफ पेपर आ रहा है, तो थोड़ा कर लो, और जिसको जो डाउट होता है पूछ लो। जिसका जो भी टॉपिक में डाउट है या कोई डाउट है बच्चों, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट किया करो, मैसेज डाल दिया करो। अगर कोई भी, जैसे एक दिन दीक्षा ने डाला था मैसेज, अगर कोई डाउट का मैसेज डालोगे, मैं क्लास स्टार्ट होते ही डाउट बता दूंगा पहले। तो डाउट होता है तो आप डाउट का मैसेज डाल दो। अगर कोई टॉपिक में डाउट है वो मुझे बता दो, तो मैं संडे को, हर संडे को क्लास कोशिश करूंगा, एक डाउट टाइप की क्लास या कोई टॉपिक जिसको डाउट है वो वाला क्लास में ले लूंगा। बाकी ऐसा डाउट भी उसमें डिस्कस कर लेंगे अगर कोई डाउट होता है किसी सीट वगैरह में। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत दुख की बात है ये, हम बहुत दुखी हैं इस बात से। अब फिजिक्स का पेपर इतना टफ आ रहा है और आप लोग बच्चों इतना लेथार्जिक अप्रोच में चल रहे हो, बताओ कैसे होगा काम। एमटीजी सबका सॉल्व हो गया? दिव्या एमटीजी सॉल्व किया? नहीं। एंजल एमटीजी नहीं सॉल्व किया, सबने पूरा सॉल्व कर लिया 1 और 2 का। हम करंट में आ गए, इलेक्ट्रो 1 इलेक्ट्रो 2 का एमटीजी पूरे लोगों ने सॉल्व नहीं किया। एमटीजी तो कर लो कम से कम। अब एमटीजी भी टफ लग रहा है, एमटीजी भी टफ लग सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसमें 2024 वाले और जो 2025 वाले क्वेश्चन है बहुत टफ है कि नहीं। तो नहीं हो रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं किसी दिन मेरे को टाइम ठीक ठाक मिल जाएगा तो मैं वर्कशीट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। वर्कशीट, ऐसा वर्कशीट जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन हो, डायरेक्ट फॉर्मूले पे वैल्यूज पुटिंग वाले क्वेश्चन हो। उससे क्या फायदा होगा, उससे आप कम से कम, कुछ लोग को दिक्कत तो सिंबल में होता है, सिंबल में, यूनिट कन्वर्जन में, ये सब दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी, फिर फिजिक्स वाली दिक्कत रह जाएगी। तो कोशिश करूंगा जिन लोगों को प्रॉब्लम हो, बाकी अपने इनसे एफर्ट डालो। फिजिक्स वैसे भी आसान सब्जेक्ट तो है नहीं, और सेम टीम पेपर बना रही, मैं हड़का चौका बार बार बता रहा हूँ। 2026 में भी कोई पेपर डिफरेंट नहीं आएगा, ये मत समझना, पेपर तो टफ ही आएगा। ठीक है ना। तो एमटीजी बनाओ, डीपीपीज बनाओ, बच्चों डाउट पूछो, डाउट पूछोगे तभी मेरे को पता चलेगा पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, डाउट पूछोगे तब तो। ठीक है ना, डाउट होता है दिव्या पढ़ो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं पढ़ रहे हो। क्लास करने से कुछ काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा घर पे आपको। आदित्य एकदम नहीं हो रही पढ़ाई, एकदम मौज में चल रहा है। हाँ दीपांशु, पीछे वाला कैसे होगा कि नहीं होगा, कर लेना, लिख लेना। जिनका पीछे किसी टॉपिक में बैकलॉग हो जाता है, वो अपने जो भी साथ के लोग जिनसे जिनकी बनती हो, उससे कम से कम फोटो खींच लो, एटलीस्ट फोटो स्टेट करा लो। लिखने का टाइम नहीं है, आलसी हो, फोटो स्टेट करा लो। फोटो स्टेट करा के जो नोटबुक बनाए उसमें पिन कर लो। लेकिन कोई भी टॉपिक छोड़ो मत, पढ़ोगे कहां से। ठीक है ना, कोई दिक्कत है किसी को बताओ, ये तो वन वे कम्युनिकेशन है। आप लोग कुछ रिकमेंडेशन करना चाहते हैं तो बता दो,
कि सर ऐसा कर लीजिए, सर वैसा कर लीजिए। सर हम तो एमटीजी खोलते ही हमारी वाट लग जाती है ना, ऐसा है। देखो मैं एक बात कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग जैसे सिंपल सिंपल प्रॉब्लम करो, जितने लोग को प्रॉब्लम होता है वो अपना एमटीजी लेके एक बार मेरे पास आ जाओ, तो मैं उसे बता दूंगा कि पहले ये प्रॉब्लम कर लो, क्योंकि सारा अगर आपसे नहीं बन रहा है तो मैं बता दूंगा ना कि इजी वाले पहले कर लो, डीपीपी में बता दूंगा कि इजी वाले कर लो, बाकी करना आपको है बच्चों। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग परसों मिलते हैं फिर से, लेकिन पढ़ाई जारी रहे। गुड इवनिंग बेटा, जाओ। अच्छा वो सवाल वाला खरीद लिया, दिखा दो। सर तो एमटीजी तो मेरे पास नहीं है, मैंने वो भी की बात की है रजिस्टर से, तो मैं वो तो ले लूंगी। नहीं कोई इसके जैसे क्या होता है ना बेटा, यहाँ जैसे एमटीजी वगैरह का जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ ना, तो उससे कराते हैं, तो इससे बस एक सेम सेम चीजें हो जाएंगी इससे। हाँ हाँ हाँ, मतलब उसमें जैसे समय से वो पूरा जो बताए, देखो मैं समझाता हूँ तो मुझे ज्यादा टाइम लगा, लेकिन आप बात समझोगे तो बहुत थोड़ी थोड़ी बात है। एक बार समीशन यू आई जीरो कर देना है, एक बार ए निकाल देना है, वी इक्वल टू यू आई प्लस एटी लिखना है, और फिर समीशन लगा के इसको वी डी कर देना है, उसको जीरो कर देना है, ए को बाहर निकाल लेना है और टी आई को टाउ लिख देना है, बस इतना ही डिराइवेशन है। लेकिन अब मुझे समझाना है, ठीक है, गेट बंद कर देना बेटा, ठीक है। अच्छा ये तो अब पूरा पेपर है बेटा, टॉपिक वाइज में, इसके क्वेश्चन तो बहुत हार्ड लग रहे हैं। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तो लिखा हुआ है। हाँ ये रहा। हाँ थोड़ा सा है इसका, मतलब जो इसका जो पोर्ट्री करने का तरीका है ना, हाँ वो थोड़ा सा ऐसा है। इसीलिए एमटीजी एक बार लेके देखो, एमटीजी इससे इससे थोड़ा आसान पोर्ट्री है। हाँ इसीलिए मुझे थोड़ा टफ लगा। देखा है आपने एमटीजी देखा? हाँ मैंने देखा है। हाँ एमटीजी का थोड़ा सा बेटा ना, उसको जैसे मैंने बहुत सारी बुक देखी, मतलब अपने मैं कई साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं मेरे बहुत पास सारी। तो सर एचसी वर्मा भी है और एच सी वर्मा, एच सी वर्मा, एस एल अरोरा अच्छी बुक है, लेकिन सेल्फ स्टडी जब आपको करना हो, हाँ। एस एल अरोरा अच्छी बुक है। जैसे तो कोई उसमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, मतलब कौन उसमें कौन से। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है एस एल में, लेकिन आप जैसे एक काम कर सकते हो, सीबीएसई पीवाईक्यूज कर लो बस।